हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि सीबीएसई ने टर्म 1 में 8 चैप्टर रखे हैं, जिसमें से सेकंड जो अलजेब्रा है उसमें 2 चैप्टर्स को रखा गया है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 जो आपका पॉलिनोमियल्स है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इन दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 इतना ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। 2.1 2.2 एक्सरसाइज ही सिलेबस में आ रही है, 2.3 को हटा दिया गया है और आपके थर्ड चैप्टर से केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही रिड्यूस किया गया है। बाकी का चैप्टर आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कुछ वैल्यूबल इंपॉर्टेंट आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं सीखने को मिलेंगी। सो वी स्टार्ट द वीडियो। देखो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। चैप्टर नंबर 3 नो डाउट बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है। इसमें आपको मेन जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि कब दो इक्वेशंस जो हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, कब नो सॉल्यूशन, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही आ गया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखना है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कंडीशन होती है किसकी? यूनिक सॉल्यूशन की। और अगर नो सॉल्यूशन की बात करें तो a1 अपॉन a2, चलो पहले ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करते हैं। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन। तीसरा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये नो सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और ये यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। इन दोनों को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं और ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये बात भी ध्यान रखना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो यूनिक और इनफाइनाइट जो है दोनों ही केस कंसिस्टेंट में आते हैं और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट में आता है। नो सॉल्यूशन की जो लाइन होती है ग्राफिकली वो पैरेलल लाइन होती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, दोनों ही कोइंसाइड करती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन की जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट, इस तरीके से किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सो अभी देखिए, अब आपको क्या देखना है, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं, हमें तो यूनिक सॉल्यूशन देखना है। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखो a1 की वैल्यू k है और यहां b1 की वैल्यू क्या है? -1। और देखो a2 की वैल्यू कितनी है? 6 और b2 की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है ना। अब देखो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो k इक्वल्स टू, अब देखो जब भी इज इक्वल्स टू में वैल्यू होती है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग k का आंसर क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू 3। अब देखिए द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो बच्चों देखो ये क्या है? 2 और इसके नीचे क्या आएगा? 4। ये क्या है? 3 और इसके नीचे क्या आएगा? k। अब आप खुद बताओ, ये इक्वल है, ये 2 है, इसका डबल नीचे 4 है, तो 3 का डबल क्या होता है? 6। तो k की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 6 होगी। जब भी तो दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। क्लियर है ना। अब सुनो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन रिमेंबर रखना। ठीक है ना। अब देखो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और वहां पर 5, यहां y का कोफिशिएंट 2 है और वहां पर y का कोफिशिएंट k। अब आप ही बता दीजिए k 1 जा k और k इक्वल्स टू 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू हैज नो सॉल्यूशन क्या होगी? 10 होगी। जब k की वैल्यू 10 होगी उस समय सॉल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करेगा। मीन्स व्हाट, इसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन फुलफिल होगी। अब हम बढ़ते हैं कुछ वैल्यूएबल अनदर क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब हमें वह वैल्यू बतानी है के की जिस पर इसका जीरो के अलावा कोई सॉल्यूशन निकलता हो। हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता हो। मीन्स व्हाट, देखिए ध्यान से। ओके तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, कि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलता ही है। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, अभी अभी आपको बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहां पर अगर आप देखोगे 3/k इक्वल्स टू 5/10, ठीक है ना। ओके तो 5 2 जा 10, तो k 1 जा k इज नॉट इक्वल्स टू 6। मीन्स व्हाट, 6 k की वैल्यू निकल के द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सुनिए, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। बच्चों सॉल्व करने के लिए जाओगे बड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बड़ा मेथड बन जाएगा, इसलिए आप ना ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से जाने का मतलब क्या मैं बताता हूं, समझिए ध्यान से। आपके पास एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ध्यान से समझना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बता दी थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है ना। अब तीनों को बराबर रखो, देखो 2/a प्लस बी इक्वल्स टू 3/2a माइनस बी इक्वल्स टू 7/21, ठीक है ना। आपको ये पता है तीनों बराबर हैं, इसका मतलब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसका आंसर भी 1/3 आना चाहिए और इसका आंसर भी 1/3 आना चाहिए। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। अगर आपने ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 5 ली तो 5 + 1 6, 2/6 1/3 आएगा। अगर आपने ए की वैल्यू 1 यहां रखी तो 2 1 जा 2 और बी 5 है, 2 में से 5 घटाओगे तो -3, ऊपर 3 है नीचे -3, पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखो, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो आप देखोगे 5 + 1 6 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना, 5 + 1 6 मतलब 2/6 1/3, ये 1/3 देगा। लेकिन यहां जब आप रखोगे तो ए की वैल्यू 5 रखो, 5 2 जा 10, ठीक है ना। बी की वैल्यू 1 रखो, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, ऊपर 3 और नीचे 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। किस ऑप्शन से आ रहा है, बी ऑप्शन से आ रहा है। इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आपको बड़े तरीके से नहीं जाना है, आसान छोटा सा तरीका देखना है। अब देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। बच्चों इनकंसिस्टेंट मैंने अभी अभी बताया था, जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो, जब इनकंसिस्टेंट आता है, जब जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इधर देखिए इनकंसिस्टेंट के लिए तो आप क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कौन सी है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है ना। देखो फटाफट वैल्यू रखो, 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। अब यहाँ 1/1 k की वैल्यू हमें चेक करनी है। अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूँ, ध्यान से चेक करना बच्चों, k की वैल्यू मैंने 1 यहाँ रखी तो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 1 ही बचेगा ना, तो ऊपर 3 बचा। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 1 रखूँ तो 1 में से 1 गया 0, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों ये 1 तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूँ तो यहाँ देखो 0, तो ये मैं 0 रखूंगा। बच्चों ध्यान से समझना, k × 2 मेरा क्या हो जाएगा, k × मतलब 0 × 2 0 और -1 करूंगा तो -1, यहां पर भी -1, लेकिन 3 1 के बराबर नहीं है, तो ना तो 1 होगा ना 0 होगा। अब -1 रख के देखते हैं। अगर मैं k की वैल्यू -1 रखूं, आराम से चेक करो, तो 2 × -1 क्या होगा, -2 और -1 -3, तो 3/-3 -1 हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं -1 यहां रखता हूं तो -1 और -1 -2, लेफ्ट में -1 और राइट में 1/-2 बराबर नहीं है। लेकिन अगर d की वैल्यू 2 रखता हूं मैं यहां तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, 3/3 1, और अगर 2 यहां रखता हूं तो 2 में से 1 गया 1, 1/1 1। मतलब k की इन चारों में से केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जिसको मैं यहां रख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन से जाना है, बड़ा वाला तरीका नहीं अपनाना, ये एमसीक्यू है,
यहाँ मेथड के नंबर नहीं मिलेंगे, या आंसर के नंबर मिलेंगे। समझो, लॉजिक लगाओ, और हमारा टारगेट यही है कि हर क्वेश्चन को आपको लॉजिक से बताया जाए, ट्रिक के साथ बताया जाए। अब देखिए, इफ am is not equals to bl then the system of equation this and this, ओके देखिए नॉट इक्वल का साइन लगा है, ठीक है ना, पहले ही पता चल रहा है लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a और l, a अपॉन l, b और m, b अपॉन m, और लिखा है नॉट इक्वल, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे am इज नॉट इक्वल्स टू lm, ये बताओ कौन सी कंडीशन होती है? बच्चों देखकर ही बता दोगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, लिखा है ना यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, और बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बच्चों ये देखो कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की आपको कंडीशन पता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब इस कंडीशन को लगाकर हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करोगे? अभी लंबे वाले मेथड से ही जाओगे कि शॉर्ट मेथड यूज करोगे? बताओ फटाफट। चलो देखो, पहले कंडीशन फुलफिल करते हैं, मतलब 2 अपॉन 2a इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b और 7 अपॉन 28, ठीक है ना। अब हमें बताना है कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो बच्चों ऐसा करो, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और उससे पहले भी 2 से 2 काट दो, और आसान हो गया। अब जब a प्लस बी का 1 में करोगे मल्टीप्लाई तो a प्लस बी रहेगा, और 3 का जब मल्टीप्लाई इधर करोगे a इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 3a, a इधर ले जाओ तो 3a माइनस a, b बराबर 2a। तो कौन सी कंडीशन सही है? b वाली कंडीशन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होती है? अभी भी बताया था, कई बार बता चुके हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप बताइए k की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें नो सॉल्यूशन होगा? तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 2 अपॉन k, और ये हो जाएगा प्लस के 5 को जब इधर लाओगे तो माइनस 5 अपॉन 15, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि वो k की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर नो सॉल्यूशन होगी, बोल रहा है, नॉट होगी नहीं, होगी। तो k 1 जा k, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू 6 होगी जिस पर ये इक्वेशंस नो सॉल्यूशंस देंगी। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो ए और बी, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो बच्चों देखो निकालते हैं, ऐसा करते हैं, मैं ऊपर से थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, यहां पर भी कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन में आपको पहले भी बता चुका हूं, कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो पुट करो, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का करोगे 2a, और 2 का b में करोगे 2b, और 2 3 जा 6, 3 का करोगे 3a और 3b। अब ऐसा करो, दोनों इन तीनों को राइट में ले जाओ। जब आप इन तीनों को राइट में ले जाओगे तो क्या निकल के आएगा? ले जाओ भाई, ले जाओ, ध्यान से देखना। जब 2a उधर जाएगा तो 3a में से 2a घटाओगे तो एक a बचेगा, 3b में से 2b घटाओगे तो एक b बचेगा, और माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन निकल के आई, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप ऐसा करिए, अब आप ऐसा करिए, अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, ठीक है ना, या फिर इसको इसके साथ सॉल्व करिए, जिसको भी जिसके साथ सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इसके साथ सॉल्व करता हूं तो देखिए, 3 का करोगे 3 4 जा 12a, 3 का b में करोगे 3b, और 7 का इधर करोगे 7a प्लस 7b माइनस 7 3 जा 21, ठीक है ना। ओके, अब देखो 12a में से 7a घटाओगे तो 5a, और 3b में से 7b घटाओगे तो माइनस 4b, और माइनस का 21 इधर आके हो जाएगा प्लस का 21।
ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, अब इसको इसके बराबर रख के देखते हैं। जब इसको इसके बराबर रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, ठीक है ना, देखना ध्यान से बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 4 2 जा 8a और 2b इक्वल्स टू 7 का करोगे 7a प्लस 7b। अब ऐसा करो, दोनों को लेफ्ट में ले आओ, 8a माइनस 7a प्लस 2b माइनस 7b इक्वल्स टू 0। 8 में से 7 घटाओगे 1, 2b में से 7b घटाओगे तो माइनस 5b इक्वल्स टू 0। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चाहते तो आप पहली बार में ही ऐसा कर सकते थे, हमें तीसरी बार में जाके मतलब वैल्यू निकल के आई है, बट इफ यू वांट यू कैन टेक इट्स फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11th। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। बच्चों कंसिस्टेंट आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो में। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो और उनकी जो इक्वेशंस होती हैं या तो वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, या फिर वो कोइंसिडेंट करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। तो बताओ कौन सा वाला? इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल नहीं, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट कब होता है? कोइंसिडेंट सॉल्यूशन पर और इंटरसेक्टिंग लाइंस पर, कोइंसिडेंट लाइंस पर, ठीक है ना। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है x एक्सिस और y एक्सिस। मतलब ये कोई एक लाइन दे रखी है और इस लाइन, ये जो लाइन है वो x और y एक्सिस के साथ कट करती है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी लाइन इस फॉर्म में हो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ये जो a है ये x का कोऑर्डिनेट है और इसके साथ y 0 है। मतलब सुनना ध्यान से, अगर सपोज करो यहां पर लिखा होता 5 और यहां पर लिखा होता 6, ठीक, तो ये लाइन कहीं ना कहीं तो ग्राफ को कट करके जाएगी। जब ये कट करके जाएगी तो यहां पर भी कट करेगी और यहां पर भी कट करेगी। तो बच्चों अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा a,0 होगा। a,0 होने का मतलब बच्चों यहां पर 5,0 होगा और ये हमेशा यहां पर 0,6 होगा। ये वाली बात रिमेंबर रखना ऑलवेज। ये 11th में भी बताया जाता है और 10th में भी बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है ये एक कोऑर्डिनेट बताता है, इसके साथ y 0 होता है, इसके साथ x 0 होता है। अब आपको ये बताइए, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और यहां पर आएगी a,0 और यहां पर आएगा 0,b। बच्चों a का मतलब आप समझते हो, a का मतलब होगा ये वाला डिस्टेंस और b का मतलब बच्चों ये वाला डिस्टेंस। अब आप खुद ही बताइए, इसका एरिया मुझे निकालना है बच्चों, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो बच्चों जब इसका एरिया आप निकालोगे, हाफ इंटू बेस क्या है बच्चों a और हाइट क्या है बच्चों b, तो एरिया क्या आ जाएगा? b अपॉन 2। तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों? द कोऑर्डिनेट एक्सिस एरिया क्या निकल के आ जाएगा? हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान रखना, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको यहाँ ए की जगह जैसे 5 और यहाँ 6 दे देते तो बच्चों एरिया क्या हो जाता? अब खुद लगाइए दिमाग, यहाँ हाफ इंटू 5 इंटू 6 करना पड़ता, तो 6 5 30 अपॉन 2 15 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पर y बराबर x बराबर 6 और y बराबर 0। बच्चों 3 इक्वेशन दे रखी हैं। 3 इक्वेशन देखकर आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, समझो। देखो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने का मतलब क्या बच्चों? ये देखो, ये x, ये y, x डैश y डैश। बच्चों y बराबर x समझते हो? y बराबर x जो इक्वेशन है, इसकी जो लाइन है वो हमेशा बच्चों यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। ये आपको आपके टीचर ने क्लास 9th में भी बताया होगा, ठीक है ना, 3rd 4th चैप्टर में। तो ये y बराबर x वाली इक्वेशन। दूसरा x बराबर 6। बच्चों जो x की वैल्यू होती है ऑलवेज वो y के पैरेलल होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो है ना वो x बराबर 6 वाली है। y बराबर 0। बच्चों y बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है? x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो y बराबर 0 ये है। अब आप खुद बताओ, इन तीनों में आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों हाफ इंटू बेस कितना है? देख लो ध्यान से, इधर कितना बेस है? 6 है ना, x की वैल्यू 6 है। और बच्चों हाइट नहीं पता,
अब कैसे निकालोगे हाइट? लेकिन एक बात तो पता है ना कि जितना x होता है, जितना x होता है उतना ही y होता है। इज इट क्लियर ना? तो अगर x 6 है तो y भी कितना होगा? कॉमन कॉमन 6 ही तो होगा भाई। तो इसलिए 6 6 या 36 अपॉन 2, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा? 18 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर ना? 6 6 या 36/2 कितना आ जाएगा? 18 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बच्चों कंडीशन कई बार बता चुका हूं, लिख चुका हूं, डायरेक्ट देखो इधर। 2/4 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू 5/10। ओके, ये बताओ 2 का डबल 5 का डबल तो 3 का डबल कितना होगा? 6। बोले तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। हाँ, थोड़े से नए क्वेश्चन, नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़े नए हैं, आपको मजा आया होगा सीखने में, और बहुत सारे क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस ने अपने साथ ही खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो नो सॉल्यूशन कब होगा? तो देखो k/6 इज इक्वल्स टू -5/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/7। तो देखो इसको सॉल्व करो। देखो इज इक्वल्स टू में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, इसलिए 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा। तो k इक्वल्स टू -15, 5 3 जब -15 हो जाएगा, तो k की वैल्यू अगर -15 होगी तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखो 16th क्वेश्चन बच्चों, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे सपोज करो जैसे 51 है ना, ये 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसकी डिजिट का सम कितना है? 5 + 1 6। यहां बोल रहे हैं कि डिजिट का सम 9 होता है, तो ये तो होने से रहा, तो 9 किसका होता है चेक करें। देखो 2 और 5 7, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 7 + 2 9 ये हो सकता है, 6 + 3 9, 3 + 6 9 ये हो सकते हैं। अब बोल रहा है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 27 ऐड किया जाए, मतलब अगर इसमें 27 ऐड करें या इसमें द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, तो नंबर की डिजिट बदल जाती हैं। मतलब बच्चों जैसे सपोज करो 60 जैसे 72 है, इसमें आपने 27 को प्लस किया, 27 ही तो प्लस करवा रहा है, तो आपका आंसर इसका उल्टा हो जाना चाहिए, इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा मतलब 27 आ जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों। अगर आप 72 में 27 प्लस करके क्या 72 का उल्टा आ जाएगा? नहीं नहीं, बात नहीं बनेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। 63 में 27 प्लस करो, तो क्या ऐसा हो सकता है 36 आ जाए? नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। 36 में 27 प्लस करते हैं, तो 7 + 6 देखें, चेक करें 63 आता है कि नहीं। 7 और 6 13 का 3 आंसू लगा, 1 3 और 2 5 और 1 6, भाई सब 63 आ रहा है। तो कहने का मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक ऐसा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, जिसकी डिजिट का सम भी 9 है, और अगर इसमें 27 ऐड करते हैं तो रिवर्सिंग नंबर भी बन जाता है, तो इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बड़े वाले तरीके से करने से अच्छा है ट्रिक के साथ जाएं, और ये वैलिड ट्रिक है और हर जगह काम करेगी, ठीक है ना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। समझो क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इज शोन इन फिगर। इसमें हमें एरिया बताना है, ठीक है ना। तो समझो, पहले तो ये समझो x = 0 किस इक्वेशन, ये किस इस मतलब x = 0 जो इक्वेशन है, इसकी लाइन कौन सी होगी? ये y एक्सिस की इक्वेशन होगी। क्लास 9 में बता दिया जाता है कि y एक्सिस जो है इसकी इक्वेशन x = 0, x एक्सिस की इक्वेशन y = 0। तो पहले तो ये समझो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 3 लाइन दिख रही है ना, इनके बीच का एरिया निकालना है, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है बच्चों? बेस देखो यहां से लेके यहां तक है, तो ये देखो ये कितना है 4, और बच्चों ये कितना है 1। -1 मत समझना, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, 1 यूनिट नीचे की तरफ, तो 4 और 1 यूनिट ये, तो टोटल कितना हो गया बेस? 5 यूनिट। और बच्चों हाइट कितनी है? ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी है बच्चों? तो परपेंडिकुलर हाइट ये x की वैल्यू है कितनी? 3। तो आप बताओ 5 3 या 15/2 बच्चों 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अभी कुछ और वैल्यूबल क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट
देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला इफ x बराबर a एंड y बराबर b इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब आप x की जगह तो a पुट कर सकते हो और y की जगह b पुट कर सकते हो, x की जगह a और y की जगह b पुट कर सकते हो और इनको सॉल्व कर सकते हो और आपका a का आंसर 3 आ जाएगा। मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे b से b कट जाएगा, a प्लस a 2a और 4 और 2 6, 2 से डिवाइड करोगे a की वैल्यू 3। अब पुट कर दो कोई सी भी इक्वेशन में तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a बराबर 3 और b बराबर 1, आपका आंसर a सही है। ठीक है ना, यही सॉल्यूशन आपको निकालना था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। कम से कम नहीं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन बच्चों आप जानते हैं, जब जब तीनों वैल्यूज बराबर होती हैं तो 3/6 बराबर -1 माइनस के इक्वल्स टू 8/16। तो बच्चों ये इसका डबल तो इसका भी डबल होना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अरुणा हैज ओनली ₹1 and 2। एक अरुणा है जिनके पास 1 और 2 रुपए के कॉइन हैं। with her if the total number of coins that she has is 50, उसके पास टोटल कॉइन कितने हैं 50। इमेजिन करना, कुछ 1 रुपए के कुछ 2 रुपए के। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, और उन सिक्कों की जो मनी है, जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो 75 है। देन द नंबर ऑफ रुपीज 1 and 2, तो बताना है 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 8th में करते थे, चैप्टर नंबर 2 में। याद होगा आपको 2.2 और 2.4 एक्सरसाइज, बहुत मजेदार एक्सरसाइज हुआ करती थी, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने पड़ते थे। देखिए अभी आप ये समझिए कि आपके पास टोटल सिक्के कितने हैं 50। ठीक, 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के ही तो हैं 50। ठीक, अब ये बताओ 35 और 15, यहां पर बोला है कि 1 रुपए के सिक्के 35 हैं और 2 रुपए के सिक्के 15 हैं। पहले तो ये देखो क्या ये दोनों सिक्के मिलके 50 सिक्के हैं या नहीं है। तो 35 और 15 50 सिक्के हैं। अब ये चेक करो कि क्या इनकी वैल्यू 75 आती है कि नहीं आती है। तो कैसे, एक बात बताओ, 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 1 रुपए के सिक्के मेरे पास 5 होंगे तो उसकी वैल्यू 5 होगी। अगर 1 रुपए के सिक्के मेरे पास 35 हो गए तो उसकी वैल्यू 35 होगी। उसी तरीके के अगर 2 रुपए के सिक्के मेरे पास 2 हैं तो 2 दूनी 4 रुपए उसकी वैल्यू होगी। अगर 2 रुपए के सिक्के 15 हैं तो 15 दूनी 30, 30 और 35 65, मतलब 65। क्या वैल्यू 65 है? नहीं, वैल्यू तो 75 है। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अब इधर आओ, 35 सिक्के 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20, तो 20 और 35 55। क्या हमें 55 सिक्के दे रखे हैं? नहीं, ये ऑप्शन पहले ही गया। अब इधर आ जाओ, 15 तो 1 रुपए के सिक्के हैं, इसका मतलब 15 रुपए वैल्यू हो गई। 35 2 रुपए के सिक्के हैं तो 1 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू 2 रुपए, तो 35 सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 इंटू 2 70 और प्लस 15 85। क्या वैल्यू 85 है? नहीं। तो बचा कुछ आपका डी ही ऑप्शन सही होगा। एक बार चेक कर लीजिए। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 25, तो वैल्यू 25 हो गई। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 25, तो 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 25 75। तो बच्चों डी आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस वीडियो में जितने भी आरडी शर्मा में क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं एमसीक्यू, वह आपको करा दिए गए हैं, लेकिन आप इनको सफिशिएंट न समझें। मतलब आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक जितने भी 8 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, पहले तो हम आपको आरडी शर्मा के क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं उन्हीं चैप्टर्स के। उसके बाद जो एनसीईआरटी से 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो, या डिफरेंट अनदर ऑथर्स की बुक है वह, जहां से जैसे भी होंगे, हमारा एक ही टारगेट है, वो क्या कि आप जब अपने इम्तिहान में बैठें, जब आप अपने एग्जाम में बैठें, तो जो क्वेश्चन आप पेपर में देखें उनको आप पहले एनसीईआरटी प्लस पर सॉल्व करके गए हों। हमारा एक ही टारगेट है और इसके लिए केवल एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या, आपका विश्वास बना होना रहना जरूरी है और हमारी मेहनत होते रहना जरूरी है। तो बच्चों इन दोनों ही तालमेल के साथ आगे आने वाले एग्जाम पर हम दोनों ही मिलकर अच्छे तरीके से स्कोर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी प्लस के साथ बने रहिए और जितना हो सके, जितना अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ।